मैं आपका दोस्त, आपका भाई ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। ज़बरदस्त तरीके से इसलिए लगे होंगे क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और इतने नज़दीक हैं कि आप सभी लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरी बुक भी नहीं खत्म कर पाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो भी PYQs के माध्यम से। अगर यह PYQs आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी का 70 से 80% आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम आप सभी को 70 से 80% क्वेश्चन करने होते हैं। 100% ना तो कोई कर पाता है ना तो कोई कर पाएगा। तो आप लोग जितना भी इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है, जितने भी इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, अगर उसी को फॉलो कर लेते हैं तो TRE 4 का तो एग्जाम नहीं रुकेगा, यह कन्फर्म है। रही बात TGT PGT के लिए, तो उसके लिए यह PYQs रामबाण सिद्ध होंगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करते हैं वो भी करते रहिए। अगर यह क्लासेस आप सभी लोग देखते हैं तो आप सभी को PYQs के माध्यम से थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आज दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रगतिवाद। आधुनिक काल में प्रगतिवाद डिस्कशन करने वाले हैं। प्रगतिवाद का पार्ट 1 हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था और यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 थंबनेल पर नहीं लिखा होगा क्योंकि जल्दबाजी में लिखना भूल गए हैं, और जैसे ही आप सभी को स्क्रीन पर दिखेगा वैसे पार्ट 2 देखने को मिलेगा लिखा हुआ स्क्रीन पर। तो यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक, तो यह आप सभी को बताना जरूरी था क्योंकि आप इस पर लिखा नहीं है पार्ट 1, तो आप लोग पार्ट 1 ही इसको समझेंगे। यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो आप लोग जरूर देखिए जाकर। दोस्तों प्रगतिवाद आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 50 क्वेश्चन करने थे, कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 30-32 मिनट की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जाकर। विभिन्न परीक्षाओं के सॉल्व पेपर है, कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे KVS NVS अदर स्टेट की, ठीक, यूपी TGT PGT, बिहार TGT PGT 6 to 8, जहाँ भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं यह रामबाण सिद्ध होगी। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं, इन वीडियोज़ को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हैं, आप सभी का बहुत तैयार हो जाएगा हिंदी साहित्य। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग देखते ही देखते आप सभी लोगों का हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। बोरिंग जरूर होता है, सुनने में थोड़ा और लगता है और आप सभी लोग थोड़ा नींद भी आएगी, लेकिन आप लोग पत्थर रखकर, मन पर पत्थर रखकर आप लोग जरूर देखना वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 281 नंबर प्रश्न से छोड़ा था, तो 281 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। भूल गलती कविता के कवि हैं, तो भूल गलती कविता के कौन कवि हैं? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की एक और रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, तो चांद का मुँह टेढ़ा भी इनकी रचना है। ठीक, तो ये भी याद रखना। और बाकी जो जितने भी दिख रहे हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, इनके सबके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन किया गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसका ही पार्ट है, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे बार बार तो आप सभी लोगों का टाइम बढ़ जाएगा और यह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये एक चीज़ को 2 बार डिस्कशन करना अच्छा नहीं होता पढ़ने के लिए, तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखना जाके। ठीक है दोस्तों, तो DSSB 2021 का प्रश्न यह है और PGT 2010 का प्रश्न है। तो यह देख लीजिए, 11-11 साल बाद रिपीटेड होते हैं प्रश्न। तो हिंदी साहित्य बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग अगर रिपीटेड क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और साथ में एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, तो आप सभी लोगों को मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिल जाती हैं एग्जाम हॉल में कि यहीं से फंस जाएंगी। तो 282 नंबर प्रश्न का उत्तर है, अंधेरे में कविता किसकी रचना, यह बताना है। तो मुक्तिबोध की है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह क्वेश्चन आप सभी का 283 नंबर प्रश्न है। हम लोग आप सभी को बता दें, घटना चक्र की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। घटना चक्र की बुक जो आती है हिंदी साहित्य की, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं इतने तगड़े होते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आप सभी को सम्मिलित किया जाता है, तो उसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप सभी का क्वेश्चन इधर से उधर होगा, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। 283 नंबर प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। थोड़ा धुंधला प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लें क्योंकि मैं ही प्रश्न आप सभी को रिपीट करके बोल रहा हूँ। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1961 में किया गया था। यह किसकी है? कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की है। जिन्हें मुक्तिबोध कहते हैं उन्हीं का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। यह उत्तराखंड PGT 2020 का प्रश्न है, तो आप लोग याद रखना कितना बार रिपीटेड होता है। और यह पैसेज आप लोग देखेंगे, पैसेज को हम बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाएंगे, थोड़ा धुंधला होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना, आगे के क्वेश्चन साफ है। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है। क्या है? समीक्षा कृति है। ये भी पूछ लिया जाएगा किस विद्या की रचना है, तो आप सभी को बताना पड़ेगा यह समीक्षा कृति है। कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, 1961 में यह प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने कामायनी को फैंटेसी का भी माना है। क्या माना है?
कामायनी को फैंटेसी काव्य किसने माना है? तो मुक्तिबोध ने माना है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी को फैंटेसी काव्य किसने माना है? तो डायरेक्ट आता है प्रश्न, तो आप सभी को बताना होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध का डायरेक्ट पूरा नाम पूछ लिया जाता है, किसकी उपाधि? तो गजानन माधव जी की है। ठीक, तो गजानन माधव जी को मुक्तिबोध भी कहा जाता है। तो आलोचना ग्रंथ मुक्तिबोध जी की देख लीजिए थोड़ी रचनाएं। तो आलोचना ग्रंथ देख लीजिए, आलोचना ग्रंथ किसका है, क्या क्या है इनके? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में प्रकाशित हुआ था। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? आलोचनात्मक ग्रंथ है मुक्तिबोध के। ठीक है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, कहानी संग्रह इनका है काठ का सपना। यह 50 बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको याद रखना। काठ का सपना किस विद्या की रचना है? कहानी का संग्रह है। और किसकी है? तो मुक्तिबोध जी की है। इतना याद रखना। डायरी देख लीजिए, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्य की डायरी। तो डायरी लिखा हो तो डायरी आप लोग समझ जाना। बाकी यह किसकी है? तो मुक्तिबोध जी की है। काव्य संग्रह इनका बहुत फेमस है, चांद का मुँह टेढ़ा। तो यह याद रखना, चांद का मुँह टेढ़ा किस विद्या की रचना है? कविता है। किसकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग यह प्रश्न देख लेते हैं, 284 नंबर प्रश्न। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। तो कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ है। तो वह किसका है? तो आप सभी को पीछे बता चुके हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का। रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2012 का प्रश्न है, जैसे प्रोक्ता। चलिए दोस्तों, 285 नंबर प्रश्न फिर रिपीट हुआ, देख लीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है, यह बताना है। तो एक स्वप्न कथा संकलित है, ब्रह्म राक्षस संकलित है, भूल गलती संकलित है। और डायरेक्ट यह पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म राक्षस जो कविता है वह किस कविता संग्रह में संकलित है? गजानन माधव मुक्तिबोध के। तो चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है ब्रह्म राक्षस। ठीक है। और जन्मदिन की धूप यह संकलित नहीं है। चलिए दोस्तों, यह डाइट परीक्षा 2014 का प्रश्न है। जन्मदिन की धूप में कविता चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है। ठीक है। तो जन्मदिन की धूप में काव्य संग्रह में संकलित नहीं है। चलिए दोस्तों, चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संकलन में संकलित कविताएं देख लीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आप सब लोगों ने खुद ही देख लिया है कैसे प्रश्न बनता है। तो मुझे पुकारती हुई पुकार, यह चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, ये भी संकलित है। एक अंतर कथा, ये भी संकलित है। अंतःकरण का आयतन, ये भी संकलित है। मुझे कदम कदम पर, ये भी संकलित है। मेरे लोग, ये भी संकलित है। किसमें संकलित है? चांद का मुँह टेढ़ा में। जो कविता कविता संग्रह किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ब्रह्म राक्षस किसमें संकलित है? तो चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है, मुक्तिबोध की रचना है। भूल गलती किसमें संकलित है? तो चांद का मुँह टेढ़ा में। अंधेरे में किसमें संकलित है? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अंधेरे में कविता किसकी है? प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है, अभी आप लोगों ने डिस्कशन किया था। तो मुक्तिबोध जी की कविता है, और यह चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। ठीक, ये भी याद रखना। दिमागी गुहा, एक सेकेंड, दिमागी गुहा अंधकार का ओरांगुटांग, तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उल्टा सीधी कविता है। चलो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोग थोड़ा याद रखना। चमक की चिंगारियाँ और एक स्वप्न कथा, यह संकलित है किसमें? चांद का मुँह टेढ़ा में, जो कि काव्य संग्रह किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 286 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 286 नंबर प्रश्न आप सभी का पीजीटी में पूछा गया था 2000 में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष का बोध बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं, यह बताना है। तो अंधेरे में नहीं है। किसमें? अंधेरे में। मेरे सहचर मित्र में है। इस चौड़े ऊंचे टीले पर, ये भी है। मुझे पुकारती हुई, ये भी है। लेकिन अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता में, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा पैसेज है, इसको जरूर देख लीजिए। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है। क्या है? फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव, झटपटाहट है। ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए, 287 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। केबीएस पीजीटी 2015 का प्रश्न है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबिंबित किया गया था? तो किस पुस्तक को प्रतिबिंबित किया गया था? भारत, इतिहास और संस्कृति। तो भारत, इतिहास और संस्कृत प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, प्रतिबिंबित नहीं, शायद मैंने प्रतिबिंबित बोल दिया तो क्षमा करना। प्रतिबंधित किया गया था। तो भारत, इतिहास और संस्कृत को प्रतिबंधित किया गया था मुक्तिबोध की रचना थी। ठीक, तो यह केबीएस 2015 में पूछा गया पीजीटी का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग इस पैसेज को थोड़ा देख लेते हैं कि यह धुंधला है, और धुंधला पैसेज को देखने में मजा आता है, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत एक इतिहास संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध
ठहराई गई। इस पुस्तक को क्या किया गया? मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराया गया। पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला और जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्त बोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण होता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज उसकी संस्कृति विकास पथ को अंकित किया है। तो यह पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा। त्रिलोचन 288 नंबर प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो किस अन्य उपभाषा में है? तो अवधी में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त अवधी भाषा में है। ठीक, 2000 पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। त्रिलोचन को जानना है तो यह आप सभी को बॉक्स पढ़ना पड़ेगा। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। उनका वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह नाम था। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह नाम था। तो यह पूछा जा चुका है एक बार कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताइए, तो वासुदेव सिंह नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपनी कविताएं खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त अवधी बोली में भी रचना की इन्होंने। अमोला ग्रंथ इन्होंने 2792 छंदों में अवधी भाषा में लिखा। ठीक है, अमोला ग्रंथ इनका है तो 2792 छंदों में अवधी भाषा में लिखा गया। ये भी याद रखना, अमोला पूछा जा सकता है और आप लोग अगर नहीं याद होगा तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। त्रिलोचन को सानेट का कवि कहा जाता है। अब ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट प्रश्न कि सानेट का कवि किसे कहा जाता है? तो सानेट का कवि त्रिलोचन जी को कहा जाता है। ठीक, तो त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, ये भी याद रखना। ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ मैं, ये बहुत फेमस कविता है इनकी और यह पूछी जाती है बार बार त्रिलोचन जी की। चैती तथा जीने की कला की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो ताप के ताए हुए दिन इनका पूछा जाता है। उस जनपद का कवि हूँ मैं, ये भी पूछा जाता है। गुलाब और बुलबुल भी पूछा जाता है। चैती तथा जीने की कला ये भी पूछी जाती है। तो आप लोग इसको भी रट्टा मार लेना और एक बार लिख जरूर लेना अगर आप सभी लोगों को याद ना होता हो। जैसे कि आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर अन्य एग्जाम्स भी तैयारी करते हैं तब भी आप सभी लोगों के हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पर बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे इनिशिएटिव चलेंगे। छोटा चैनल समझकर आप लोग बिल्कुल ऐसा इग्नोर ना कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ना करिए। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के आने वाले समय में हित में होगा और आप सभी लोगों को मोटिवेट रखेगा। हमेशा सूचनाएं प्रोवाइड करवाता है, आप सभी को अपडेट्स दी जाती है। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सब चीज़ें इस चैनल के माध्यम से चलती हैं। आने वाले समय में जब डिजिटल बोर्ड वगैरह का हो जाएगा इंतजाम तो वैसे ही आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू से आप लोग साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग मेरे साथ में हो गए हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। तो आप सभी लोग कंटेंट में जो बदलाव करना हो वो भी बता देना, कंटेंट में भी बदलाव कर दिया जाएगा। जो आप लोग बोलेंगे वैसा चलते जाएगा। चैनल आप ही का चैनल है, आपके छोटे भाई बड़े भाई का चैनल है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, नए नए इनिशिएटिव। ठीक है, तो 279 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन जी के। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, ये भी याद रखना। ठीक, ताप के ताए हुए दिन इन्हीं की रचना है। ताप के ताए हुए दिन इन्हीं की रचना है। चलिए दोस्तों, हम लोग ये थोड़ा पैसेज देखेंगे फिर से और वासुदेव सिंह को कंप्लीट कर लेंगे, त्रिलोचन जी को कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हें सौंपता हूँ प्रगतिवादी कवि है, तो प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का काव्य संग्रह है। क्या है काव्य संग्रह? यह पूछ लिया जाएगा। तुम्हें सौंपता हूँ किस विद्या की रचना है? तो काव्य संग्रह है। तो काव्य संग्रह आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, और इनको क्या कहा जाता है? सानेट का कवि भी कहा जाता है। अवध का किसान भी कवि भी कहा जाता है। तो अवध का किसान कवि भी कहा जाता है। ठीक, तो मुक्त बोध के अनुसार है। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा त्रिलोचन जी की कुछ चीज़ें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं और यह सभी लोगों को याद भी रखना है। वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह नाम है त्रिलोचन जी का। काव्य संग्रह इनके कौन कौन से? पहला तो धरती है काव्य संग्रह। अमोल क्या है? काव्य संग्रह जिसमें 2792 छंद है। जीने की कला, राधान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, इनकी काव्य संग्रह है। उस जनपद का कवि हूँ मैं, यह भी पूछी जाती है, 50 बार पूछी गई। उस जनपद का कवि हूँ मैं, काव्य संग्रह है। दिगंत तो आप सभी को पढ़ना है। अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो दिगंत को छोड़िएगा मत। और इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है टीआरई 4 के लिए, तो उसमें दिगंत भी कंप्लीट करवाया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट करना ना भूलिएगा। 6 to 8, 9 to 10 चल रहे हैं, जल्दी ही आप सभी को 11 to 12 मिलने लगेंगे। ठीक है, और जब तक आप सभी को हो सकता है कुछ लोग वीडियोस देखेंगे तब तक चालू भी हो जाए 11 to 12 की प्रैक्टिस सेट। कहानी संग्रह
देशकाल है इनकी कहानी संग्रह त्रिलोचन जी की कौन सी है, तो देशकाल है। डायरी पूछ लिया जाए तो रोज नामचा है, तो रोज नामचा नामचा आप लोग याद रखना किसकी है, त्रिलोचन जी की है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 290 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। इन्हें सानेट का कवि भी कहा जाता है। देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड है, 2005 पीजीटी, 4 पीजीटी और केंद्र केवीएस पीजीटी 2015 का, ठीक, तो इतनी बार रिपीटेड है। तो आप सभी को पता होगा त्रिलोचन जी कितने इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि कौन है, त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के तीन स्तंभों नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन, इनको त्रयी कहा जाता था। तो नागार्जुन, शमशेर बहादुर और त्रिलोचन जी को तो प्रगतिशील त्रयी कहा जाता था, ठीक, तो में से एक थे। तो हिंदी लघु कविता सानेट का साधक माना जाता था, इन्हें इसीलिए इनको सानेट का कवि कहा जाता था। सुल्तानपुर जिले में वर्ष 1917 तथा 9 दिसंबर 1927 को गाजियाबाद में हुई। तो मृत्यु इनकी 9 दिसंबर 2007 में मृत्यु इनकी 9 दिसंबर 2007 को हुई और इनका जन्म 1917 में हुआ था, ठीक, वहाँ कहाँ, सुल्तानपुर जिले में। अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्यों में इनके क्या हो जाएंगे, त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह देख लीजिए, धरती है। हम लोग पीछे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ था। फिर ताप के ताए हुए दिन 1981 में आया प्रकाशित हुआ था, जिसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए इसको बार बार कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ही लिया जाएगा कि ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है, तो त्रिलोचन जी की रचना। त्रिलोचन जी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नहीं, त्रिलोचन जी का पूरा नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह नाम है। और सानेट का कवि भी कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको ताप के ताए हुए दिन के लिए मिला था 1981 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1989-90 में उन्हें हिंदी अकादमी द्वारा सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शास्त्रीय तथा साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके देख लीजिए काव्य कृतियाँ देख, और कृतियाँ इनकी कौन कौन सी रचनाएं देख लीजिए। धरती 1945 में आई थी, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत त्रिलोचन जी की है तो 1957 में आई थी, और शब्द 1980 में आए थे, इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में प्रकाशित हुई थी। और अर्घान 1983 1984, अर्घान किसकी है, त्रिलोचन जी की है, 1983 1984, ठीक। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में प्रकाशित हुई थी। चैती, चैती किसकी रचना है, त्रिलोचन जी की, 1987 में प्रकाशित हुई थी। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन जी की है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना। और 291 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पैसेज में काफ़ी सारे पॉइंट थे और आप सभी को पॉइंट भी याद रखने हैं। देखो बोरिंग जरूर लगेगी हिंदी साहित्य, लेकिन आप सभी लोग एक बार तैयार कर लेंगे तो आप सभी को मजा भी आने लगेगा। 1991 नंबर प्रश्न का है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है, तो त्रिलोचन जी की है। किसकी, त्रिलोचन जी की है काव्य रचना, मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो त्रिलोचन जी की काव्य रचना है। पीजीटी 2017 का 2010 का प्रश्न है। और यह देख लीजिए 292 नंबर। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सी वाला देख लीजिए, महाकाव्य। हो सकता है हम कुछ रिपीट कर जाएं तो उसके लिए क्षमा कर देना और थोड़ा स्किप कर लेना, ठीक। अगर नहीं रिपीट किया तो पूरी सुन लेना। सी वाला ऑप्शन महाकाव्य, डी वाला हो गया रीत काव्य। DSSB पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, 5 अंकों में रचना है। और यह गीत नाट्य काव्य कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गीत नाट्य काव्य कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन में कोई सही नहीं था, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इसको स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। गीत नाट्य काव्य कहा जाता है, आलोचक इसे महाकाव्य कहते हैं, हालांकि इसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना भी है, जयशंकर प्रसाद की भी है, जो चंपू काव्य है। क्या है, चंपू काव्य है, चंपू काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। उर्वशी गद्य पद मिश्रित है। उर्वशी की गीत नाट्य भी कहा जाता है, उर्वशी को क्या कहा जाता है, गीत नाट्य भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ देख लीजिए प्रबंध काव्य है, प्राणभंग प्रबंध खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, उर्वशी महाकाव्य है, प्रबंध काव्य। उर्वशी क्या है, महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है, रश्मिरथी। और उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया, किस पर, उर्वशी पर। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, 293 नंबर प्रश्न। 293 नंबर प्रश्न में है, दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो त्रिधारा नहीं है। कुरुक्षेत्र तो है ही, हुंकार है, उर्वशी है, लेकिन त्रिधारा नहीं है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक। तो इनकी अन्य प्रमुख कृतियां देख लो। बिखरे मोती 1932 में, रामधारी सिंह दिनकर जी के बिखरे मोती 1932 में, ठीक। सीधे सीधे चित्र 1947 में, और उन्मादनी 1934 में। मुकुल और मिला तेज से तेज। चलिए दोस्तों हम लोग और थोड़ा इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर आप लोग
देखेंगे तो बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। ये तो सही है, बच्चे बच्चे पर रट गया था। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज का नाम सुभद्रा रखा। क्या रखा? सुभद्रा रखा 2006 में। और दोस्तों आगे देख लेते हैं। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रेणुका 1935 में आई थी। कब आई थी? 1935 में रेणुका आई थी। रेणुका 1935 में आई थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और हुंकार आई थी 1939 में। तो 1935 में रेणुका, हुंकार आई थी 1945 में, रसवंती आई थी 1940 में। रसवंती कब आई थी? 1940 में आई थी, ये भी याद रखना। द्वंद्व गीत कब आई थी? 1940 में। कुरुक्षेत्र को तो ना मत भूल जाना, 1946 में आई थी। कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र को ना भूलना, कुछ भी भूल जाना। और हुंकार को ना भूलना 1939, और कुरुक्षेत्र को तो बिल्कुल ना भूलना 1946। सामधेनी 1947 में। रस्मरथी को ना भूलना, 1952 में आई थी। रस्मरथी 1952 में आई थी। उर्वशी 1961 में आई थी। का 1961 में आई थी, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्योंकि इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। परशुराम की समीक्षा 1963 में। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हीरे को हरिनाम इत्यादि। हीरे के हरिनाम भी याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और परशुराम की परीक्षा 1963 में, उर्वशी 1961 में। तो उर्वशी का याद रखना क्योंकि इन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य, रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। क्या है? रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, याद रखना। बार बार रिपीट करने का बस मतलब यही है कि आप लोग क्वेश्चन को ना भूलें। अगला देख लेते हैं दोस्तों, उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य है। क्या है? दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य है उर्वशी, क्योंकि यह 1961 में प्रकाशित हुआ था। और 1961 में प्रकाशित हुआ था, साथ में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिलाकर गया था। गीत नाट्य काव्य है उर्वशी, ये भी याद रखना। और कथा का 5 अंकों में, मतलब 5 अंकों में है, विभाजित है। और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य है। अगर गीत नाट्य काव्य नहीं है तो प्रबंध काव्य आप सब लोग लगाएंगे। 294 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यह किस कवि यह उक्ति किस कवि की है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। सिंहासन खाली करो जनता आती होगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक। और जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता की पंक्ति, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता की पंक्ति है, पीकर जिसकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, और काव्य पंक्ति है दिनकर द्वारा रचित है। ठीक है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, यह रचित पंक्तियां हैं किसकी? दिनकर जी की। पीकर जिसकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, यह भी दिनकर जी की है। और सिंहासन खाली करो जनता आती होगी, यह भी दिनकर जी की कविता पंक्तियां हैं। तो याद रखना, कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न देख लीजिए, 295। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो रस्म रेखा नहीं है। क्या नहीं है? रस्म रेखा नहीं है, पाथेय नहीं है, कि मुकुल नहीं है, कि रसवंती नहीं है। तो कौन सी रचना दिनकर जी की है? यह पूछ रहा है, दिनकर जी की है। तो रसवंती दिनकर जी की है। क्या है? रसवंती दिनकर जी की है। 296 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी। हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी? दिनकर जी की। टीजीटी 2004 का प्रश्न है। 298 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कब कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। यह कब प्रकाशित हुई? तो आप सभी को बताना है, 1946 में, कि 1945 में, कि 1948 में। ये 4 ऑप्शन है कि 1947 में। ये 4 ऑप्शन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब प्रकाशित हुई कुरुक्षेत्र। यह दिनकर जी की आधुनिक युग की गीता कही जाती है। यहाँ देख लीजिए, कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। ठीक। तो आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। ठीक। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है। क्या है? काव्यात्मक गीत है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर
आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। ठीक। और 299 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र है। यह 1946 में प्रकाशित हुई थी। ठीक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 300 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। अधैर्य मतलब हम लोग आधुनिक काल के 300 प्रश्न कर चुके हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। किसको? दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा जाता है। विद्रोही कवि भी दिनकर जी को कहा जाता है। 301 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दो राह समय के रथ पर, रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती होगी। यही तो पीछे प्रश्न पूछा गया था। यह पीजीटी 2011 का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ठीक है। 302 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गीत फरोश किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है गीत फरोश। प्रसिद्ध कवि हैं, गांधीवादी विचारक थे, दूसरे शतक के कवि हैं। क्या? गांधीवादी विचारक और दूसरे शतक के कवि हैं। 303 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है। क्या है? कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है? कुमकुम। 2000 में पूछा गया प्रश्न है। यह थोड़ा हम लोग पैसेज देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ। यह गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम, प्राण, प्राणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रपिता का है। किसका? प्रखर राष्ट्रपिता का है। अगला दोस्तों है महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं है रस्म रेखा। क्या है? रस्म रेखा 1951, अपलक 1961, 1951 क्वास काव्य संग्रह है। तो क्या है? क्वास काव्य संग्रह। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के संपादक रहे। ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ये याद कर, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा के संपादक थे। कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 304 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो कर्णफूल नहीं है, सूलफूल नहीं है, प्रवासी के गीत नहीं, तो अपराजिता नहीं, तो अपराजिता नहीं है। ठीक है। चलिए दोस्तों अपराजिता है किसका काव्य संग्रह? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। चलिए इस पैसेज को देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। कर्णफूल सूलफूल, कर्णफूल सूलफूल प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है? तो प्रगतिवादी कविता काव्य धारा के हैं, तो नरेंद्र शर्मा है। क्या है? नरेंद्र शर्मा है। प्रगतिवादी धारा के कवि नरेंद्र शर्मा है। कर्णफूल सूलफूल और प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचयिता। जबकि अपराजिता काव्य संग्रह के रचयिता है रामेश्वर शुक्ल अंचल है। कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री कृत उपन्यास और शिवानी कृत कहानी संग्रह भी है। तो यह थोड़ा पूछी जाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा एलिमिनेशन मेथड में। नरेंद्र शर्मा जी के देख लीजिए काव्य संग्रह। तो रक्त चंदन, क्या? रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा जी का है। और काव्य संग्रह प्यासा निर्झर, ये भी काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का है। पलासवन मिट्टी, मिट्टी और फूल, द्रौपदी, अग्निशस्य, मनोकामनी और हंसमाला, सुवर्णा, बहुत रात गए। तो बहुत रात गए किसकी है? इन्हीं की है। तो कहानी संग्रह कड़वी मीठी बातें इनकी कहानी संग्रह है नरेंद्र शर्मा जी का। हम लोग देख रहे हैं 305 नंबर प्रश्न। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो शंभूनाथ सिंह थे। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रयोगवाद पर। तो प्रयोगवाद अगली वीडियो में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और यहीं तक थी प्रगतिवाद पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे प्रयोगवाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की जाएगी। अगले जितने क्वेश्चन होगी वो भी एक वीडियो में समेटने की कोशिश की जाएगी। आप लोग लगातार वीडियोस में बने रहिएगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे आप सभी के भाई का थोड़ा बहुत मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहे। और दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।